हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 2 परमाणु संरचना के दूसरे भाग के बारे में। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा परमाणु मॉडल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के साथ कुछ अस्थायी अपरमाणविक कण भी उपस्थित रहते हैं। इन खोजों के बाद यह आवश्यकता हुई कि परमाणु के भीतर ये कण किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। इसके लिए समय समय पर कुछ मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिनमें सबसे पहला मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल कहलाता है। देखिए बच्चों, इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक उदासीन गोलाकार कण है। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु एक उदासीन गोलाकार कण है, जिसमें धन आवेशित द्रव्य समान रूप से फैला होता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स इसमें इसी प्रकार धसे रहते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज। बच्चों, इस मॉडल की पहली बात है कि परमाणु एक उदासीन गोलाकार कण है। इस गोलाकार कण में धन आवेशित द्रव्य समान रूप से फैला होता है और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार धसे रहते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज। देखिए बच्चों, आप समझ सकते हैं कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक गोलाकार कण है, जिसमें धन आवेशित द्रव्य समान रूप से फैला हुआ है और इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स उसी प्रकार धसे रहते हैं जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज धसे हुए होते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इस एटम को काट कर देखें तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, ये एक परमाणु को हमने काट दिया। आप देख सकते हैं कि इसमें बीच बीच में ये सब धन आवेश भरा हुआ है और जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, इसी तरह जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन्स इसमें धसे हुए हैं। तो ये जो बीज के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो सारा बीच का जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये धन आवेश है। इस प्रकार थॉमसन ने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया।
लेकिन इस मॉडल में कुछ कमियां पाई गई और जो सबसे बड़ा विरोध इस मॉडल का हुआ वो रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने अपना एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और उससे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों को थॉमसन का मॉडल समझा नहीं सका, तो इसलिए इस मॉडल को गलत साबित मान लिया गया। अब देखिए बच्चों, आगे हम बात करेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। सबसे पहले आप ये समझिए कि अल्फा कण किसे कहते हैं। ये एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक को कहते हैं। हीलियम परमाणु का नाभिक, हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने से बनी एक बहुत ही पतली पन्नी ली। उन्होंने सोने का एक छोटा टुकड़ा लिया और उसको पीट पीट कर बहुत ही पतली पन्नी के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब इस सोने की पन्नी पर यूरेनियम धातु से प्राप्त अल्फा कणों की बौछार की, जिससे अल्फा कण उससे गुजरकर पन्नी के चारों ओर रखी प्रतिदीप्तिशील प्लेट पर टकराते गए। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये एक सोने की बहुत ही बारीक पन्नी है जिसके चारों ओर प्रतिदीप्तिशील प्लेट को लगाया गया है। इस बॉक्स में अल्फा कणों का स्रोत अर्थात यूरेनियम रखा हुआ है और इससे निकलने वाले अल्फा कणों की एक बारीक किरणपुंज को इस धातु सतह से टकराया गया, जिससे अल्फा कण इसके ऊपर प्रकीर्णित होकर के बिखर गए और उन्होंने अपनी छाया प्रतिदीप्तिशील पर्दे के ऊपर बना दी। आप देख सकते हैं कि ये छाया अल्फा कणों के द्वारा बनाई गई है। देखिए बच्चों, हमने ये जितने भी डायग्राम इस वीडियो में प्रयोग किए हैं वो एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहा गया। अब हम देखेंगे कि इस प्रयोग से कौन कौन से निष्कर्ष और प्रेक्षण प्राप्त हुए। इस प्रयोग से निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिले वो ये हैं। नंबर 1, अधिकतर अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए बिना सीधे निकल गए। अधिकतर अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए बिना सीधे निकल गए।
नंबर 2, कुछ अल्फा कण छोटे व बड़े कोणों पर विचलित होकर निकले। नंबर 3, बहुत ही कम अल्फा कण अपने मूल पथ से वापस लौट आए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से हमें 3 इंपॉर्टेंट प्रेक्षण प्राप्त हुए। अधिकतर अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाते हैं, जैसे कि उनके मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। कुछ अल्फा कण छोटे व बड़े कोणों पर विचलित होकर निकल गए, जैसा कि किसी बल ने उनका रास्ता बदल दिया हो। बहुत ही कम अल्फा कण अपने मूल पथ से वापस लौट आए, जैसा कि वो किसी कठोर चीज से टकराए हों और वापस लौट आए हों। अब अपने इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। अब देखिए बच्चों, वो निष्कर्ष क्या थे। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि अल्फा कणों को परमाणु में से गुजरते हुए अधिकतर भाग में किसी भी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। तो इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। नंबर 2, परमाणु के मध्य में बहुत छोटा धन आवेशित भाग है। अब इस धन आवेशित भाग के प्रतिकर्षण बल के कारण जो अल्फा कण अंदर की तरफ से गुजरे, उन्हें प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ा और उन्हें छोटे या बड़े कोणों पर विचलित कर दिया गया। नंबर 3, मध्य का धन आवेशित भाग अत्यंत कठोर है। तीसरा निष्कर्ष, रदरफोर्ड ने यह ज्ञात किया कि परमाणु के मध्य का धन आवेशित भाग अत्यंत ही कठोर है। जब अल्फा कण उस कठोर भाग से टकराए तो उसको पार नहीं कर पाए और वापस लौट आए। देखिए बच्चों, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को समझना चाहते हैं तो आप देखिए कि ये एक परमाणु है और इसके मध्य के भाग में एक धन आवेशित भाग रखा हुआ है। अब अल्फा कण, क्योंकि उनके पास भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है, तो अल्फा कण जब इस परमाणु से टकराए तो अधिकतर भाग में से वो बिना किसी रुकावट के निकल गए। उन्हें किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा और ऐसे अल्फा कण अधिकतर थे जिन्हें किसी भी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसी बात से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण थोड़ा अंदर की तरफ से गए तो उन्हें धन आवेशित होने के कारण नाभिक के धन आवेश का प्रतिकर्षण
सहना पड़ा, जिसके कारण वो छोटे या बड़े कोणों पर विचलित हो गए। जैसे उन्हें किसी ने धकेल दिया हो तो वो विचलित हो गए। लेकिन जो अल्फा कण बिल्कुल मध्य के भाग से गुजरे तो वो नाभिक से टकराने के बाद वापस लौट आए, क्योंकि नाभिक अत्यंत कठोर था, अल्फा कण उसको भेद नहीं पाए। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के संबंध में एक नई खोज की। उन्होंने बताया कि परमाणु के मध्य में उपस्थित कठोर व धन आवेशित भाग को परमाणु का नाभिक कहा जाएगा। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की और अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहा गया, या इसको रदरफोर्ड का सौर मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार उदासीन कण है। यह बात थॉमसन ने भी अपने मॉडल में बता दी थी कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार उदासीन कण है। रदरफोर्ड भी इस बात से सहमत हुए कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार कण है। नंबर 2, परमाणु का समस्त धन आवेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में नाभिक के रूप में संचित रहता है। समस्त धनावेश, लगभग समस्त द्रव्यमान, इसके कारण परमाणु का नाभिक अत्यंत ही कठोर हो जाता है। नंबर 3, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोटि की होती है। आप देख सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या भी अत्यंत ही कम है और इसकी तुलना में नाभिक की त्रिज्या और भी अधिक कम रह जाती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नाभिक के बाहर के विशाल त्रिविम क्षेत्र अर्थात 3 डायमेंशनल एरिया में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में गति करते हैं। इन पथों को कक्षा कहते हैं। रदरफोर्ड ने ये भी एक इंपॉर्टेंट बात कही कि नाभिक के बाहर अर्थात नाभिक के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नाभिक के बाहर के विशाल खाली पड़े हुए त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर तेजी से गति करते हैं और इन पथों को कक्षा कहा गया। नंबर 5, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक एक दूसरे से स्थिर विद्युत आकर्षण बलों से बंधे रहते हैं। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बंधे हुए होंगे और वो परमाणु को छोड़कर नहीं जा पाएंगे। इस प्रकार परमाणु एक स्थायी संरचना हो जाती है। देखिए बच्चों, अगर आप इस मॉडल को समझना चाहे तो उन्होंने रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के सेंटर में एक नाभिक होता है और
नाभिक के बाहर जो भी 3 डायमेंशनल एरिया होगा उसमें गोलाकार पथ बने हुए हैं और इन गोलाकार पथों पर इलेक्ट्रॉन्स तेजी से गति करते रहते हैं। ये जो गोलाकार पथ हैं इन पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, इसको कहा गया रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, और क्योंकि ये हमारे सौर मंडल के जैसा दिखता है जिसमें मध्य में सन सूरज है और सूरज के चारों तरफ अलग अलग ग्रह गति करते रहते हैं, इसलिए इसको सौर मंडल परमाणु मॉडल भी कहा गया। लेकिन ये मॉडल भी अपने आप में कंप्लीट और कंक्रीट नहीं था, इसके अंदर कुछ कमियां थी। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन कौन सी कमियां थी। नंबर 1, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई आवेशित कण किसी क्षेत्र में गति करते हुए निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। आप ये सिद्धांत भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे, जिसके अनुसार कोई भी आवेशित कण किसी क्षेत्र में गति करते हुए निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है, इसके पास ऋण आवेश होता है जो नाभिकीय क्षेत्र में गोलाकार गति करता है। अतः मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार इसे भी निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए, और यदि ये ऐसा करता है तो एक समय के बाद इसको नाभिक में गिर जाना चाहिए, क्योंकि इसकी ऊर्जा शून्य हो जाएगी। देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए कि ये नाभिक है और कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्तीय गति कर रहा है। अब अगर ये वृत्तीय गति करेगा तो मैक्सवेल के नियम के अनुसार प्रति क्षण इसकी ऊर्जा में कमी आती जाएगी और नाभिक का धन आवेश आकर्षण इसको अपनी ओर आकर्षित करता चला जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में गिर पड़ेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा अत्यंत कम हो चुकी होगी। नाभिक का आकर्षण बल इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, तो अंततः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज आप इस यूनिवर्स में कुछ भी ना देख पाते, क्योंकि परमाणु ही ना होता। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? रदरफोर्ड का मॉडल इसकी व्याख्या नहीं कर सका। तो ये एक कमी रदरफोर्ड के मॉडल में थी। दूसरी कमी, रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को नहीं समझाता है। ये मॉडल इस बात को नहीं समझाता कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। तीसरा, यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। आपके लिए ये टर्म नया है,
स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम। तो यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में स्पेक्ट्रम के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। तब तक के लिए आप ये दोनों परमाणु मॉडल अच्छे से इसको समझ लीजिए और इसको नोट करके रखिए ताकि ये आपको फिर भी काम आ सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स इसके ऊपर करें। जितना ज़्यादा हो सकता है इसको दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।